गाड़ी चलानी हो, हवा में उड़ना हो, होटल्स की लग्जरी एंजॉय करनी हो, कपड़े, जेवरात, यहाँ तक कि चाय क्यों ना पीनी हो, टाटा का नाम तो आएगा ही। 28 दिसंबर 1937 नवल टाटा और सुनी टाटा के पारसी घराने में पैदाइश हुई एक बहुत विजनरी लीडर की। माँ बाप के डिवोर्स के बाद जिंदगी गुजारी दादी के साथ, नौजी भाई टाटा। पढ़ाई में बहुत ही तेज दिमाग था, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका तक ले गया। वहां पे लॉस एंजलिस की एक आर्किटेक्चरल कॉर्पोरेशन में काम करते हुए, जिसका नाम जोन्स एंड एमंस था, एक लॉस एंजलिस की खातून से प्यार हुआ। शादी के वादे, प्यार मोहब्बत की बातें, ये सब होने के बाद फोन आया इंडिया से। बेटा रतन, मैं बहुत बीमार हूं। दादी की इस कॉल के बाद ये तो कंफर्म था कि इंडिया जाना तो पड़ेगा। वहां से इस औरत के साथ भी तो कमिटमेंट किया हुआ था। इस कमिटमेंट को पूरा करते हुए रतन टाटा ने औरत को बोला कि अब हमें इंडिया जाके शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये इंडिया और चाइना की जंग का टाइम था, तो लड़की के माँ बाप ने इस बात की इजाजत नहीं दी और रतन टाटा आ गए इंडिया, और पीछे से इस लड़की ने कर ली एक और लड़के से शादी। जिंदगी भर रतन टाटा ने इस कमिटमेंट को निभाया और कभी शादी नहीं की। ये रतन टाटा की वैल्यूज और ईमानदारी ही थी जिसने टाटा ग्रुप को आज आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आ जाते हैं 16 साल पहले के मुंबई अटैक्स के ऊपर। 26/11 के ये अटैक्स पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ा शॉक थे। क्योंकि ताज होटल भी एक टारगेटेड लोकेशन थी, तो रतन टाटा को अपने होटल का नुकसान और साथ साथ अपने स्टाफ का नुकसान भी पूरा करना था। यहाँ पे कोई भी होटल ओनर की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो अपना नुकसान और अपने एम्प्लॉइज का नुकसान कैसे पूरा करेगा। लेकिन रतन टाटा की सोच इससे बहुत मुख्तलिफ थी। उन्होंने उस पूरे एरिया के जितने भी छोटे बिजनेसेस थे, जैसे चाय की दुकान, पान की दुकान, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, छोटे से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, उन सभी को कॉम्पनसेट किया, जिसमें कमेटी फॉर्म की गई। कमेटी ने सारे के सारे कॉम्पनसेशंस को अप्रूव किया और फिर ये पैसा लोगों तक पहुंचाया गया, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 20 दिनों में। जितना टाइम गवर्नमेंट को लगा कॉम्पनसेट करने के लिए, उससे बहुत ज्यादा कम टाइम लगा रतन टाटा को इन सबको कॉम्पनसेट करके पैसा इन लोगों तक पहुंचाने में। ये सोच आज के हिसाब से अगर देखी जाए तो बहुत रेयर है। इन कॉम्पनसेशन से हमें रतन टाटा की सोच का अंदाजा तो हो गया, लेकिन क्या उनके एम्प्लॉइज भी उतने ही वफादार थे? इस बात का फैसला तब हुआ जब ताज होटल्स के अटैक्स के दौरान सारे के सारे एम्प्लॉइज अपनी सेफ्टी से पहले गेस्ट की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर रहे थे। चाहे वो स्टाफ मेंबर किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हाउसकीपिंग के लोग, सिक्योरिटी पर्सनल, मैनेजर्स, ये सब के सब अपनी सेफ्टी छोड़ के पहले गेस्ट को बचाने में लगे हुए थे। ये बात बहुत ही अजीब थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान सबसे पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करता है, चाहे वो अपनी जॉब से कितना ही लॉयल क्यों ना हो। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही उल्टी सोच के साथ पहले गेस्ट को बचा रहे थे। इस पे बाकायदा हार्वर्ड ने एक प्रॉपर रिसर्च की। इसको बिजनेस के टर्म्स में कहा जाता है कस्टमर सेंट्रिक लीडरशिप, जिसमें आप अपनी नीड्स से पहले कस्टमर की नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन ये चीज को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ताज के एम्प्लॉइज ले गए थे। इसीलिए हार्वर्ड ने अपने मार्केटिंग प्रोफेसर रोहित देशपांडे को इंडिया भेजा कि जाओ और रिसर्च करो कि आखिर ये एम्प्लॉइज में इतनी वफादारी आ कहां से रही है, अपनी जान की फिक्र करे बगैर पहले गेस्ट की जान बचा रहे हैं। जब रोहित देशपांडे इंडिया आए और उन्होंने इस पे रिसर्च किया, तो उनका दिमाग भी चकरा गया कि भाई ये कैसे सोचते हैं ये लोग। फाइनली जब रतन टाटा से मीटिंग की गई, तो रोहित देशपांडे ने यही सवाल उनसे पूछा। रतन टाटा का जवाब बहुत ही सिंपल था कि हम लोग इंटरव्यू के दौरान ही देख लेते हैं कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं, और यहीं से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि हमने बंदे को कंपनी में रखना है कि नहीं रखना। काम तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान में नहीं होती। हार्वर्ड ने जब ये रिसर्च को पब्लिश किया, तो बहुत सी कंपनीज ने इस स्ट्रैटेजी को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके आसपास वाले काम करने वाले लोगों का साइकोलॉजी या फिर उनके बिहेवियर को समझने का नाम है, इस कॉन्सेप्ट को रतन टाटा ने टाटा मोटर्स में भी इम्प्लीमेंट किया। जब टाटा मोटर्स का लेबर यूनियन हड़ताल करके बैठ गया कि उनको बोनस चाहिए, और मैनेजमेंट का कहना था कि बोनस नहीं मिल सकता क्योंकि मैनेजमेंट का बजट आउट हो जाता, फैक्ट्री के ऑपरेशंस रुके हुए थे, इसलिए रतन टाटा को लेबर यूनियन से बात करने के लिए आना पड़ा। वो आते साथ ही पहले वर्कर्स के साथ जमीन पे बैठ गए और उसमें बैठ के उन्होंने कहा
कि आप लोग अपना खून पसीना एक करते हैं, जिस वजह से आप लोगों को बोनस तो मिलना ही चाहिए, और उनके साथ मिलकर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई इनको बोनस दे दो। मैनेजमेंट ने एक दफा फिर बजट की बात उठाई और साथ साथ ये भी कहा कि सर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम बजट को आउट करके हम इनको बोनस दे देंगे। ये बात सुन के वर्कर्स ने हड़ताल ही खत्म कर दी। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि रतन टाटा आके उनके बिहाफ पे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की। साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड हुआ, हड़ताल खत्म और फैक्ट्री के ऑपरेशंस एक दफा फिर शुरू हुए। इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से रतन टाटा ने अपने वर्कर्स पे इस्तेमाल किया कि ऑपरेशंस भी वापस शुरू हो जाए और कोई वर्कर काम छोड़ के भी ना जाए, इट इज ट्रूली कमेंडेबल। इतने विजनरी और इतने जेनरस माइंड होने के बावजूद भी रतन टाटा का हर बिजनेस वेंचर सक्सेसफुल नहीं था। उनके फेलियर्स की बात करें तो टाटा नैनो एक बहुत बड़ा फेलियर थी रतन टाटा के लिए, जब वो गाड़ी इंडियन मार्केट में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह टाटा ग्रुप ने एक्सपेक्ट किया था। और फेलियर तो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हम कितने काम शुरू करते हैं जो हमें लगता है कि सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। एट द एंड मैटर ये करता है कि हम उससे सीखते क्या हैं। जैसे रतन टाटा ने अपने फेलियर से सीखा कि फेलियर इज अ गोल्ड माइन फॉर द कंपनी, जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे। 9 अक्टूबर 2024 का दिन न सिर्फ इंडिया ने अपने टाइटन को खोया, बल्कि पूरी दुनिया ने एक बहुत विजनरी लीडर को खो दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ग्लोबल गुफ्तगू की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।